ये वाला साथ पढ़ डालिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का सिया राम ई लर्निंग में स्वागत है। मैं प्रतेश सर। जैसा कि हम लोग क्लास 9 की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम लोग चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि जो हमारा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का जो स्टोरी चल रही है, यहाँ पर आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम फोर्थ टॉपिक भी कहें, तो फार्मिंग इन पालमपुर पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो जैसा कि अगर हम पालमपुर की बात करें, तो फार्मिंग इन पालमपुर, जो पालमपुर में फार्मिंग होती है, खेती प्लस अदर फार्म वर्क किए जाते हैं, जैसे कि पोल्ट्री हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि पालमपुर के फार्मिंग एक्टिविटी में क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ओके, तो पहला है हमारा इसमें फार्मिंग इन पालमपुर का जो पहला पॉइंट है, लैंड इज फिक्स्ड। इसका मतलब यह है कि जो पालमपुर है, यहाँ पर जो लैंड एरिया है वो कैसा है, फिक्स्ड है। इसका मतलब है कि जो भी एरिया पर हमारी फार्मिंग हो रही है पालमपुर में, वो अब उस एरिया को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि जितने भी वेस्ट लैंड थे सबको अंडर कल्टीवेशन प्रोग्राम के थ्रू कल्टीवेशन में ला दिया गया है, मीन्स कल्टीवेटेड लैंड हो चुके हैं। ओके, तो कह सकते हैं कि हम अगर आप पढ़ें, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो कह रहा है कि पालमपुर विलेज में जो मेन एक्टिविटी है, जो मुख्य काम किया जा रहा है, वो क्या है, वो फार्मिंग है। मीन्स खेती का काम किया जा रहा है, एग्रीकल्चरल वर्क किया जा रहा है। ओके, 75% ऑफ द पीपल who are working, this is and not are। ओके, तो ये आर नहीं बल्कि ये एंड कह लें आप, ये एंड ही होना चाहिए। एंड डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। ओके, मीन 75% जो पालमपुर के लोग हैं, वो कहाँ पर वो काम करते हैं और किस पर डिपेंड रहते हैं, फार्मिंग पर। मीन्स अपने जीवन यापन करने के लिए कहाँ पर डिपेंड रहते हैं, फार्मिंग पर डिपेंड रहते हैं। मीन्स फार्मिंग एक्टिविटी करके पालमपुर विलेज की 75% पॉपुलेशन अपने जीवन यापन करती है। ओके, दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। या तो किसान हो सकते हैं, या तो किसी खेत में या किसी फर्म पर काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं। मीन्स चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 75% पालमपुर की जो पॉपुलेशन है, वह क्या काम करती है, फार्मिंग का काम करती है। अगर वो फार्मर हैं, उनका खुद का खेत है, तो फार्मर हैं। और अगर खुद का खेत नहीं है, वो भी फार्मिंग करते हैं। मीन्स फार्मिंग में क्या करते हैं, अपना हेल्प करते हैं या जाकर के उनसे मीन्स उनके यहाँ मजदूरी करते हैं। तो दोनों तरह से हमारे 75% पालमपुर की जो पॉपुलेशन है, वो फार्मिंग का काम करती है, खेती का काम करती है। ओके, द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल is closely related to production on the farms. The well-being of these people is closely related to production of the farms. Means जो भी पालमपुर के फार्म का प्रोडक्शन है, उनसे जो वहाँ के फार्मर है, ओके, उनका कैसा रिलेशन है, वहाँ के लोगों का डायरेक्ट रिलेशन है या क्लोजली रिलेशन है। आप कह सकते हैं कि मीन्स वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में जिन चीज़ों को आप प्रोडक्शन करते हैं, उन्हीं चीज़ों का वो यूज करते हैं। ओके, बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट्स इन राइजिंग फर्म प्रोडक्शन। ओके, कह रहा है कि बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन राइजिंग फर्म प्रोडक्शन। और फर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर के लिए एक बाधा उत्पन्न हो रही है, एक बेसिक बाधा उत्पन्न हो रही है, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रही है, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। और आप कह सकते हैं कि
जैसा कि पालमपुर विलेज में कोई भी लैंड आइडल नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा लैंड एरिया बचा नहीं है, तो कल्टीवेशन के अंडर में जो पालमपुर विलेज में एरिया है, लैंड एरिया जहाँ पर खेती की जा रही है, वो कैसा हो चुका है, फिक्स हो चुका है, मीन्स पूरा यूज हो रहा है। ओके, सिंस 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. Okay, means under cultivation. ठीक, तो 1960s के बाद कल्टीवेशन के अंडर में कोई भी एरिया इंक्रीज नहीं हुआ। मीन्स जैसे मान लीजिए कोई आइडल लैंड है, आइडल लैंड का मतलब होता है कि ऐसे लैंड एरिया जहाँ पर खेती नहीं की जाती, जहाँ पर फार्म एक्टिविटी नहीं की जाती, तो ओके, तो फार्म एक्टिविटी नहीं की जाती, तो ऐसे एरिया पालमपुर विलेज में नहीं बचा हुआ है। ओके, by then some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. Means कह रहा कि by then some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. Means बाद में 1960 के बाद तक या 1960 तक हम क्या देखते रहे हैं कि पालमपुर विलेज में सभी लैंड एरिया कैसे हो गए हैं, कल्टीएबल लैंड हो चुके हैं। मीन्स वहाँ पर खेती की जा रही है। देयर एग्जिस्ट्स नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाई ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। इसलिए नए लैंड एरिया को ला करके पालमपुर विलेज में प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि पहली बात तो लैंड एरिया ही पालमपुर में नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जब लैंड एरिया नहीं बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ सकता। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है, पालमपुर विलेज में प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसके क्या क्या तरीके फार्मिंग में अपनाए जा सकते हैं, उसको हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि कैसे पालमपुर विलेज में जब फिर लैंड एरिया पर प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो कैसे वहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। मीन्स अगर यहाँ पर ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर हो रही होगी, मीन्स परंपरागत तरीके से खेती हो रही है, जैसे कि उनके फोर फादर्स मीन्स पूर्वज करते आए हैं, तो वहाँ पर आप जानते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है वो कम होती है। और जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जहाँ पर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रिवोल्यूशन के थ्रू हम हाई एल्डिंग वेराइटी सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एज वेल एज आपका पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट एंड मल्टीपल क्रॉपिंग इज आल्सो कॉल्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप। तो मीन्स हम यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं इन मेथड के थ्रू, लेकिन हम उसको आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, तो आगे बात करते हैं कि लैंड एरिया को मेजर करने के कि मीन्स लैंड एरिया को कैसे, उसके क्या क्या स्केल हो सकते हैं। तो देखिए क्या है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। ओके, मीन्स लैंड एरिया को मेजर करने का जो मेजरमेंट है, जो स्केल है जिससे हम माप सकते हैं कि कितना हमारा एरिया है, तो किस यूनिट में मेजर किया जा रहा है, वो हेक्टेयर में पालमपुर में जो लैंड एरिया है उसको मेजर किया जाता है। जैसे आप जानते हैं, दो इन द विलेज यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स। कि मीन्स अगर आप जैसा कि जानते हैं, आप पा सकते हैं कि लैंड एरिया को और भी लोकल यूनिट में डिस्कस की जाती है या उसके बारे में बात की जाती है। जैसे बीघा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, 1 बीघा
लैंड एरिया है, 2 बीघा लैंड एरिया है। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास 1 गोइठा, 2 गोइठा लैंड एरिया है, मीन्स ETC। तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोग कर ओके कि बीघा में कुछ लोग बात करते हैं कि हमारे पास बीघा में ज़मीन है, कुछ लोग कहते हैं गोइठा में ज़मीन है, कुछ लोग बिस्वा में कह सकते हैं, कुछ लोग डिसमिल में कह सकते हैं। ओके, ओके। और लेकिन जो पालमपुर विलेज में यहाँ पर जो लैंड को मेजर किया जाता है उसकी यूनिट क्या है? हेक्टेयर है। ओके, यानी इम्पोर्टेंट बात है कि पालमपुर विलेज में जो लैंड है उसको किस यूनिट में मेजर की जाती है? तो हेक्टेयर यूनिट में मेजर की जाती है। तो हेक्टेयर को मेजर करने का जो एरिया होगा वो कितना होगा? तो आप देखिए, 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। मीन्स अगर आप इसको देखें एक बॉक्स के थ्रू, तो अगर हमारा ये 100 मीटर्स का एरिया है, 100 मीटर्स, तो ये कह रहा है कि 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो 100 मीटर का अगर आप स्क्वायर बनाते हैं तो ये जो एरिया हो जाएगा 100 मीटर एंड 100 मीटर एंड 100 मीटर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है आपका, ये हो जाएगा, अगर आप एरिया निकालेंगे तो आप जानते हैं कि एरिया इक्वल्स टू, यहाँ पर स्क्वायर है तो ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए मीन्स 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। तो अगर आप कहें 100 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा आपका? 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया इसमें आएगा। 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर यूनिट में कितना एरिया आएगा? 1 हेक्टेयर यूनिट में 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया आता है। ओके, यह रियल फैक्ट है इंडिया में। ओके, अब सेकंड पॉइंट की, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फार्मिंग इन पालमपुर का जो सेकंड पॉइंट है, अब उसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं। ओके, ओके, सी second point of farming in Palampur is there a way one can grow more more from the same land? Is there a way one can grow more from the same land? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे सेम लैंड से, सेम एरिया से अधिक प्रोडक्शन किया जा सकता है? तो एस बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो मीन्स देयर में बी अप्लाइड टू वेज, मीन्स दो तरीके अप्लाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड सेकंड मल्टीपल क्रॉपिंग। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसको यूज करते हैं, लेटेस्ट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करते हैं, लेटेस्ट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको यूज करते हैं, साथ ही साथ जो हमारी पेस्टिसाइड्स होती हैं उसको यूज करते हैं। ओके, तो हम सेम लैंड एरिया पर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं जब हम मॉडर्न वे ऑफ फार्मिंग शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है, इन दिस काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल in the kind of crops grown and facilities available, जिस प्रकार से फसलें को उगाई जा रही हैं और जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, पालमपुर would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब बताया जा रहा है कि जो पालमपुर विलेज है वह उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न यूपी में सिचुएटेड है, स्थित है। ओके, ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर। सभी लैंड एरिया पर पालमपुर में खेती हो रही, मीन्स देयर इज नो आइडल लैंड। ओके, मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा भूमि, कोई भी
भूमि एक्स्ट्रा नहीं है जहाँ पर खेती नहीं हो रही है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। ओके, आइडल का मतलब होता है कि बेकार। तो यहाँ पर कोई भी बेकार भूमि मीन्स एक्स्ट्रा कोई भी जमीन नहीं है जहाँ पर प्रोडक्शन करके प्रोडक्शन को और इंक्रीज किया जा सकता है, टोटल प्रोडक्शन को और इंक्रीज किया जा सकता है। तो एक्स्ट्रा जमीन ही नहीं है तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं आएगा। ओके, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन को इंडिया में क्या बोलते हैं? खरीफ बोलते हैं। रेनी सीजन आप जानते हैं कि जैसा कि इंडिया में जो रेनी सीजन का टाइम है वो हो जाता है जून, लेकिन इंडिया में अब मेन रूप से, अब मेनली या मुख्य रूप से आप कहते हैं तो आप जुलाई से लेकर के कहाँ तक? अक्टूबर, जुलाई से लेकर के अक्टूबर। ओके, अक्टूबर तक क्या होती है? रेन होती है। तो आप कहते हैं कि इंडिया के लिए खरीफ जो सीजन है यह जुलाई नहीं बल्कि आप जून से लेकर के आपका नवंबर तक होती है। ओके, जून से लेकर के नवंबर तक होती है खरीफ सीजन। तो रेनी सीजन खरीफ, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो कह रहा कि खरीफ सीजन में जो पालमपुर के लोग हैं वो क्या चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं? तो ज्वार ज्वार एंड बाजरा, जो मोटे अनाज होते हैं, ओके, इनका प्रोडक्शन करते हैं कौन? फार्मर्स। कहाँ के? पालमपुर विलेज के। These plants are used as cattle feed। ये मोटे अनाज होते हैं, इस वजह से जो इन प्लांट के इस सीड मीन्स इसके प्लांट होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? कैटल फीड मीन्स पशुओं के चारा के लिए यूज किए जाते हैं। इट इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर। और अक्टूबर एंड नवंबर के महीनों में ये क्या किया जाता है? यहाँ पर आलू की खेती शुरू की जाती है। ओके, इन द विंटर सीजन, ओके, रबी, विंटर सीजन को हम क्या कहते हैं? रबी। फील्ड्स आर सोन, सोन का मतलब होता है बोना। ओके, मीन्स बुआई करना। जब फार्मर अपने फील्ड में सीड्स को बोते हैं तो उसको सोन कहते हैं। विथ वेट। तो कह रहा है कि इन द विंटर सीजन, अब विंटर सीजन तो आता कहाँ है? विंटर सीजन वैसे आता है तो आप जानते हैं कि इंडिया में लगभग नवंबर से शुरू हो जाता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नियर अबाउट मार्च तक भी हल्की हल्की ठंडी रहती है, लेकिन हम फरवरी तक ही विंटर सीजन को कंसीडर करते हैं। ओके, तो विंटर सीजन में इंडिया में कौन सा फसल उगाई जाती है? विंटर सीजन में मुख्य रूप से व्हीट क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ओके, और नवंबर में उसको सोन किया जाता है एंड मार्च टू अप्रैल तक इसको हार्वेस्ट किया जाता है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे आपका उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर मई तक हार्वेस्टिंग की जाती है इसका, व्हीट का। ओके, फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market of रायगंज। तो जो भी व्हीट का प्रोडक्शन फार्मर करते हैं, जो भी व्हीट का प्रोडक्शन किसान करते हैं, अपने फैमिली के उपभोग के लिए, अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतना रख लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो सरप्लस पार्ट होता है, उसको रायगंज के मार्केट में क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। ओके, मीन सपोज मान लीजिए कि किसी फैमिली में पहले एक फार्मर मीन्स वन फार्मर ने, अगर मान लो कि वन फार्मर जो है हमारा, वन फार्मर कितना प्रोडक्शन किया? सपोज करते हैं कि वो 20 क्विंटल प्रोडक्शन किया है, 20 क्विंटल प्रोडक्शन किया। ओके, तो 20 क्विंटल प्रोडक्शन किया है और पर ईयर उसका जो फैमिली कंजप्शन है वो कितना है? सपोज 10 क्विंटल है, 10 क्विंटल है
तो मार्केट के लिए जो हमारा मार्केट में जो सेल होगा वो कितना अमाउंट को करेगा, वो 10 क्विंटल मार्केट में सेल कर सकता है। और ये जो 10 क्विंटल एक्स्ट्रा वेट है उसके लिए इसी को हम सरप्लस वेट कहते हैं। ओके, चलिए आगे भी देखते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू सुगर केन, ओके, which is harvested once every year. Okay, कह रहा है कि a part of the land area is also devoted to the sugar cane, means इसका मतलब है कि जो पालमपुर विलेज का टोटल एरिया है वहां पर एक पार्ट, एक हिस्सा किसके लिए दिया जाता है, शुगर केन मीन्स गन्ने के प्रोडक्शन के लिए वहां पर मीन्स गन्ने को उगाया जाता है। ओके, और आप जानते हैं कि जो गन्ने की खेती होती है वो कितने ईयर के लिए होती है, एक बार जब गन्ने की बुआई होती है तो एक साल में एक बार ही वो फसल देती है। ओके, शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जजरी, जजरी को आप गुड़ कहते हैं, मीन शुगर केन रॉ फॉर्म में भी हो सकता है और शुगर केन मीन्स गन्ने को हम दूसरे मीन्स गुड़ के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं, उससे गुड़ बना करके इस्तेमाल करते हैं। ओके, इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर, मीन्स शाहपुर के जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, गन्ना उनको डायरेक्टली गन्ना बेच दिया जाता है और गन्ने से गुड़ को भी बना करके बेच दिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ओके, से द मेन सीजन why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. The main reason why farmers are able to grow 3 different crops. How many? 3 different crops in a year in Palampur due to the well-developed system in of irrigation. Okay, means सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था होने की वजह से पालमपुर के जो किसान हैं वह एक साल में 3 सीजन में 3 तरह की फसलों को उगाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था थी वह पालमपुर में बहुत पहले ही हो गई थी। जैसा कि आप लोग शुरू में ही पढ़े, शुरू में देखे कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जिससे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। आप जानते हैं जो ट्यूबवेल्स हैं, जो सबमर्सिबल हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो इरिगेशन में यूज होते हैं उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो पालमपुर विलेज में ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर इरिगेशन आराम से हो जाता है, मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, पर्सियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय farmers to draw water from the wells. Okay, Persian wells were to then used by farmers to draw water from the wells. Means आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके आसपास हो सकता है कि अभी कुछ इस तरह का आपको मिलता है जिसको ये आप क्या कहते हैं, वेल है आपका। वेल मीन्स कुआं है। ओके, वेल है और वेल के ऊपर एक क्या रहता है, एक इस तरह से आपका रहता है और यहाँ पर एक रस्सी से इस कुएं में बाल्टी जाती है और बाल्टी से पानी निकाला जाता है। तो इस तरह के बड़े बर्तन को हम क्या कहते हैं, पर्शियन व्हील्स कहते हैं। मीन्स ये जो व्हील्स है ये जिससे रस्सी होकर के जाती रहती है। ओके, जो यहाँ पर सामने कोई पर्सन है वो अपना
इससे काम करता है, तो इसको इस वेल को हम क्या कहते हैं, पर्शियन वेल कहते हैं। और जो फार्मर हैं अपने खेतों की इरिगेशन के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए क्या करते हैं, पर्शियन वेल का यूज करते हैं। ओके, कुएं से पानी निकालने के लिए, दिस इज वेल्स में कुआं। एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड, और पालमपुर के जो छोटे छोटे फील्ड हैं उसको इरिगेट करते हैं, मीन्स उसको सींचते हैं। इसका मतलब कि जो छोटे किसान हैं उनके पास इलेक्ट्रिसिटी के जो गैजेट्स हैं जिससे सिंचाई की जा सकती है वो उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, कुएं से पानी निकाल करके अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। People saw that the electric run tubewells could irrigate much larger area of land more effectively। तो लोगों ने देखा कि जो पालमपुर के लोग हैं वो ट्यूबवेल्स के थ्रू पालमपुर के बड़े एरिया को किसे बहुत आसानी से, बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उसको इरिगेट कर पा रहे हैं, वाटरिंग कर पा रहे हैं, उसको सिंचित कर पा रहे हैं, उसकी सिंचाई कर पाते हैं। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, मीन्स जो पहले कुछ ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट के द्वारा पालमपुर विलेज में लगाए गए। इसका मतलब है कि पहले सिंचाई के लिए पालमपुर विलेज में गवर्नमेंट ने यह पहल की कि वहाँ पर सिंचाई के लिए क्या लगा दिया जाए, ट्यूबवेल्स की व्यवस्था कर दी जाए, ट्यूबवेल्स को लगा दिया जाए। ओके, soon however farmers started setting up private ट्यूबवेल्स, और बाद में जब किसान धीरे धीरे अमीर होते गए या उनके पास पैसा आ गया या उनका बजट हो गया, तो अब गवर्नमेंट के ट्यूबवेल्स पर डिपेंड न होकर के उन्होंने अपना प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा लिया अपनी खेतों की सिंचाई करने के लिए। ओके, एज अ रिजल्ट बाय मिड 70, ओके, द इंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। और 1970s के मिड मीन्स मध्य में जो पालमपुर का जो एरिया था वहाँ पर 200 हेक्टेयर और कैसा 200 हेक्टेयर एरिया की सिंचाई की जाने लगी। कब? 1970 के मिड में। ओके, मीन्स मध्य में। आगे बात करते हैं। Not all villages in India have such high levels of irrigation। अब एक केस स्टडी की तरह बात कर रहे हैं जहाँ पर कहा जा रहा है कि not all villages in India have such high level of irrigation, मीन्स इंडिया के सभी गांवों में इस तरह के उच्च क्वालिटी की सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, मीन्स सभी गांवों में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। Apart from the river in plains, coastal regions in our country are well irrigated। जैसा कि जो नदी के किनारे वाला क्षेत्र है और कोस्टल रीजन जो आपके सी के किनारे वाला क्षेत्र है, जैसा कि आप देखते हैं कि मान लीजिए इंडिया का है मैप। ओके, तो ये जो कोस्टल रीजन होते हैं, ओके, कोस्टल रीजन मीन्स द एरिया विच इज नियर ऑफ द आर बैंक ऑफ द सी आर बे। तो आप जानते हैं इधर आपका अरबियन सी है, आपके इधर वेस्ट में, और ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर के जो कोस्टल रीजन है वहाँ की सिंचाई मीन्स कोस्टल रीजन की सिंचाई आराम से हो जाती है। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेट्यू, और जो इंडिया का ये सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ का ये जो डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है, ओके, हैव लो लेवल ऑफ इरिगेशन। इसके कई रीजन है कि जो आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है
अब प्लेटू है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो बोरिंग होती है, बोरिंग भाई रॉकी एरिया है, तो रॉकी एरिया में बोरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ट्यूबवेल्स की व्यवस्था बहुत कम हो सकती है। तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको कहाँ पर किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, वहाँ के जो रिवर्स हैं उसी पर, या पॉन्ड हैं, या पर अगर वहाँ पर जो एरिया है, अगर कोई झील है तो उस पर उनको डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना रॉकी एरिया होने की वजह से इतना सॉलिड होता है कि इसमें बोरिंग आसानी से नहीं हो पाती। ओके, ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री a little less than 40% इज इरिगेटेड इवन टुडे। और कहा जाता है कि इंडिया का आज के समय भी इंडिया का जो टोटल एरिया है उस टोटल एरिया का 40% एरिया आज भी जो आपका आर्टिफिशियल वे ऑफ इरिगेशन है, जो कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था है उससे की जाती है। इसका मतलब है कि अभी भी इंडिया का जो 60% एरिया है वो किस पर डिपेंड करता है, वो रेन पर डिपेंड करता है, बारिश या वर्षा पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि लगभग आज़ादी के लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी हम अपने जो हमारे पास जितना एरिया है जिस पर हम खेती करते हैं उस खेती वाले एरिया पर या फार्मिंग वाले एरिया की सिंचाई 50% भी उसकी सिंचाई अपने से नहीं कर पाते। अभी भी हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से वो हमेशा किस पर डिपेंड रहते हैं, वह रेन या वर्षा पर डिपेंड रहते हैं। ओके, इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज लार्जली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। जैसा कि कहा जा रहा है कि और जो बड़ा पार्ट है 60% एरिया है वहाँ के किसान आज भी किस पर डिपेंड है, बारिश या वर्षा पर डिपेंड रहते हैं। ओके, अगर बारिश नहीं होगी तो उनका खेती पर जो फसल, उनके खेत पर जो फसल उगाया जा रहा है वो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। ओके, ओके, चलिए आगे देखते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप मीन्स एक से अधिक फसल उगाना ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। कह रहा है कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मीन्स सपोज ये लैंड एरिया है, इस लैंड एरिया पर किसी एक ईयर में एक साथ एक से अधिक फसल उगाना, जैसे आप जानते हैं कि वीट के साथ क्या बोल सकते हैं, मस्टर्ड की बुआई की जा सकती है ना। आप जानते हैं कि गेहूं के साथ सरसों की बुआई की जा सकती है। और क्या हो सकता है, और आप जानते हैं कि मान लीजिए कि आपका मस्टर्ड है, मस्टर्ड के साथ ग्राम की बुआई की जा सकती है। ग्राम मिर्च आप सरसों और चने को साथ में बो सकते हैं। और भाई ऐसे सिर्फ मस्टर्ड होता, सिर्फ सरसों का प्रोडक्शन होता, साथ ही साथ ग्राम चने का भी उत्पादन हो गया। तो एक साथ दो फसलों को बोना ये क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। ओके, और कब होगा, जब एक साल एक साथ किया जाए, किसी एक ईयर में साथ में दोनों को बोया जाए। इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। तो इस तरीके से सेम लैंड एरिया पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो वीट का प्रोडक्शन 10 क्विंटल हो रहा है, तो अगर साथ ही साथ हम मस्टर्ड भी इसके साथ बोएंगे तो वीट के प्रोडक्शन नियर अबाउट 10 क्विंटल ही होगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हमें मस्टर्ड का मिल जाएगा, सरसों का मिल जाएगा। ओके, तो इससे क्या है कि जो हमारा प्रोडक्शन है, अब मान लीजिए कि अगर 1 क्विंटल किसका मस्टर्ड प्रोडक्शन हो गया तो टोटल प्रोडक्शन अब कितना हो गया, 11 क्विंटल हो गया। अगर हम सिर्फ वीट का प्रोडक्शन करते तो हमारा 10 क्विंटल ही होता। तो हम कर सकते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग से पहले की तुलना में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है अगर हम मॉडर्न फार्मिंग
मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज करें. ओके, ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. ओके, पालमपुर के जो फार्मर्स हैं वो मुख्य रूप से 2 क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट, मेनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप. ओके, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो तीसरे फसल के रूप में किसको प्रोडक्शन करते हैं, पोटैटो का. तो फर्स्ट 2 कौन से होंगे? फर्स्ट 2 होंगे आपका वीट होंगे एंड आपका मस्टर्ड होगा. और आपका जो खरीफ सीजन है वहां पर वो क्या हो जाएगा? राइस होगा मेन. ओके, सही है. चलिए, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी को देख लेते हैं. ये पिक्चर आपको दिया गया है जहाँ पर फर्स्ट वीट है, सेकंड बाजरा है, थर्ड आपका शुगर केन है एंड जो फोर्थ है वो आपका क्या है? पोटैटो है. तो डिफरेंट क्रॉप्स आपको दिए गए हैं जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या डिस्कस करने वाले हैं? द फॉलोइंग टेबल 1.1. अब फॉलोइंग टेबल 1.1 नीचे दिया गया है. shows the land under cultivation in India in units of million hectares. Means million hectares में एरिया दिया गया. Plot this on the graph provided. Okay, means जो आपको एक ग्राफ दिया जाएगा उस पर इसको क्या करना है? आपको प्लॉट करना है, ये दिखाना है. मीन्स प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के थ्रू. What does the graph show? Discuss in class. तो जो आप देखेंगे तो आपका ग्राफ से पता चलेगा. जो ग्राफ बड़ा होगा मीन्स उस एरिया में उसी पर्टिकुलर क्रॉप का हम ज़्यादा फार्मिंग कर मीन्स पालमपुर विलेज के लोग ज़्यादा फार्मिंग कर रहे होंगे. और जिसका कम आएगा मीन्स छोटा आएगा फिगर, वहाँ पर उस एरिया में लोग उस एरिया पर लोग कम प्रोडक्शन करे होंगे. जैसा कि देख रहे हैं कि कल्टीवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स 1950 में हमारे पालमपुर में 120 एरिया मिलियन हेक्टेयर एरिया कल्टीवेटेड था, जबकि 2010 टू 11 में 140 मिलियन हेक्टेयर एरिया कल्टीवेटेड है. तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो कुछ ग्राफ पेपर पर आपका मान लीजिए कि इधर आपका ईयर हो गया और इधर आपका क्या हो जाएगा? कल्टीवेटेड एरिया हो जाएगा. कल्टीवेटेड एरिया. ओके, तो कल्टीवेटेड एरिया यहाँ पर अगर आप 10, 20, 30, 40 से लेकर के आप 150 तक इसको लिख देते हैं. वाई एक्सिस हो जाएगा और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस. तो फर्स्ट मान लीजिए आपका है 120, तो 120 सपोज यहाँ तक है, ये आ गया 120. सेकंड है 130, तो सेकंड आपका 130 आ जाएगा. नेक्स्ट है 140, सपोज यहाँ पर 140 है, इसके सामने से हो जाएगा 140. और उसके बाद से सभी 140 है, तो सभी ईयर में कितना आ जाएंगे? 140. इस तरह से आपका एक फिगर बन जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि 1970 से लेकर के 2010-11 तक देयर इज नो इंक्रीज इन द एरिया ऑफ मीन्स कल्टिवेटेड एरिया इन पालमपुर विलेज. ओके, मीन्स 1970 से लेकर के 2010-11 तक पालमपुर विलेज के कल्टीवेटेड एरिया में कोई भी एक्स्ट्रा वृद्धि नहीं हुई है. जैसा कि आपको ऑलरेडी यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, इसके थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं. देखिए यहाँ पर 2 ईयर ऐसे रहे, ओके, जहाँ पर ये फिगर आपका छोटा है, बाकी सब सेम हो गए, मीन सभी एरिया कल्टीवेटेड हो गए. ओके, ओके. चलिए, थोड़ा से और आपका इस टॉपिक का बचा हुआ है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं तो आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगी. फॉर हायर यील्डिंग मीन्स
हायर एल्डिंग से प्रोडक्शन क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। हायर एल्डिंग वैरायटी सीड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो था 1960 से लेकर के 70s के बीच में, 70s के बीच में फर्स्ट जो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन आया था वहाँ पर इस तरह से हुआ था, जिसमें हमारे यहाँ हमारे इंडिया में मुख्य रूप से टू क्रॉप, जिसमें हमारा व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन पर में मुख्य रूप से फोकस किया गया था। ओके, चलिए। Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season। मीन्स एक सिंगल सीजन में एक पीस ऑफ लैंड से कुल कितना प्रोडक्शन होगा किसी क्रॉप का, उसको मेजर करना ही क्या कहलाएगा, एंड। एंड मीन्स टोटल, एंड मीन्स टोटल। ओके, तो हाई एंडिंग वैरायटीज मीन्स टोटल, जो हाई एंडिंग वैरायटी सीड्स थे वो टोटल प्रोडक्शन में कितना रोल करते थे। टिल मिड 1960, जैसा कि मैंने बताया कि 60s के मिड में मीन 60 to 70s, द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस। मीन 60s तक जो सीड्स प्रोडक्शन में यूज किए जाते थे वो क्या थे, वो ट्रेडिशनल थे। मीन्स जो फर्टाइल या जो उपचारित बीज नहीं थे उनको यूज किया जाता था। जो ट्रेडिशनल वे से मीन्स जो कई सालों से बोते हुए चले आ रहे थे उन्हीं सीड्स को बोया जाता था, जिससे जो टोटल प्रोडक्शन था वह ईयर बाई ईयर कम होता चला जाता था। ओके, विथ रिलेटिवली लो एल्ड्स, जिससे हमेशा ईयर बाई ईयर जो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता था वो कम होता चला जाता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। ट्रेडिशनल सीड्स में क्या होता था, उनको कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। ओके, फार्मर्स यूज्ड काउ डंग। ओके, मीन्स जो फर्टिलाइजर्स के प्लेस पर जो फार्मर्स थे वो क्या यूज करते, काउ डंग यूज करते थे। एंड अदर नेचुरल मैनर एज फर्टिलाइजर्स। मीन्स और जो भी नेचुरल जैसे वेस्टेज ऑफ अदर क्रॉप्स का, जैसे मान लीजिए कि अगर मक्का है तो मक्के के पेड़ को, अगर पैडी है जिसको धान कहते हैं तो धान के पुआल को, इस तरह के उनके जो वेस्टेज थे उनको क्या करते थे, यूज करते थे। किसके लिए, फर्टिलाइजर के लिए यूज करते थे, क्योंकि उनके पास फर्टिलाइजर्स नहीं था। ऑल दीज वर readily available with the farmers who did not have to buy them। ओके, क्योंकि जो फार्मर्स थे उनको पास इतना पैसा नहीं हो पाता था जिससे वो क्या करें, फर्टिलाइजर्स को खरीद पाए। द ग्रीन रिवोल्यूशन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको सभी कंपटीशन एग्जाम में, और आपके सिलेबस में है तो आपके एकेडमिक एग्जाम में भी पूछा जाता है। द ग्रीन रिवोल्यूशन in the late 1960s introduced the Indian farmers to cultivation of wheat and rice। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि wheat and rice 1960 to 70s में जब हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ग्रीन रिवोल्यूशन जब इंडिया में आया तो ग्रीन रिवोल्यूशन में आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो इज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के पिता किसे कहा जाता है इंडिया में, तो इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फादर हैं वो MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है, जबकि वर्ल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर जो है वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ओके, तो हम इंडिया के फादर, इंडिया के ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है, MS स्वामीनाथन। ओके, MS स्वामीनाथन। यूजिंग हाई yielding variety seeds, okay, of seeds. Compared to the traditional seeds, the high yielding varieties seeds promise to produce much greater amounts of grains on a single plant। Means जैसे मान लीजिए कि कोई एक ट्रेडिशनल सीड है, वन ट्रेडिशनल सीड कितना दे रहा है, सपोज 40 सीड्स दे रहा है वेट का। ओके, तो जो आपका हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स है वो वन सीड आपको 120 to 140 सीड्स प्रोड्यूस करके देगा। तो
पहले से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू हाई यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ओके, as a result the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. Okay, then मीन्स करा के इससे जो हमारा फूड ग्रेन्स है जो पहले हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन हमारा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स न होने की वजह से हम ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग करते थे. मीन्स ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन था वो क्या होता था, पहले से कम होता था. मीन्स आज के कंपेयर में से कम होता था. हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स however needed plenty of water and also chemical fertilizer and पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट. मीन्स जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे उनको मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी. तो जैसा कि आप अगर देखें तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ रही हैं, तो देखिए क्या क्या है. प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स पानी की ज़रूरत पड़ रही है. मीन्स यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स होता है कम पानी की ज़रूरत पड़ना. एंड आल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स, लेकिन यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है. और साथ ही साथ पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक दवाओं की भी ज़रूरत पड़ती है सीड्स के लिए. ओके, टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट मीन्स जिससे वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मीन्स बहुत अच्छा प्रोडक्शन करेगा. हायर यील्डिंग वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ combination of high yielding seeds. Okay, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. तरह के higher yielding were possible only from the combination of high yielding variety seeds. means जब higher yields के लिए जब हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो वहाँ पर हमें high yielding variety seeds चाहिए. साथ ही साथ भाई सिंचाई के लिए पानी भी चाहिए, वाटर चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए और पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाएं भी चाहिए. ये इसका मतलब होता है उर्वरक मीन्स जिसको गांव में आम भाषा में लोग खाद बोलते हैं, और यहाँ पर कीटनाशक दवाएं मीन्स पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक दवाएं. फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा वाला जो एरिया है वह डेजर्ट वाला कह सकते हैं, डेजर्ट का उस पर प्रभाव है. जैसा कि आप राजस्थान के आसपास का जो राज्य है वहाँ पर डेजर्ट का मीन्स सैंडी रीजन है कह सकते हैं. तो सैंडी रीजन होने की वजह से यहाँ पर जो वाटर है वो बहुत डाउन रहता है मीन्स नीचे रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम बहुत एडवांस हो गया, जहाँ पर आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम की वजह से अच्छी खेती होती है. ओके, पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया. तो इंडिया में पहली बार जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है उसमें कौन कौन से राज्य इसको यूज किए. फर्स्ट टाइम पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मीन्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूज किया गया. द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन. यहाँ के जो फार्मर्स थे सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स को सेट किए. एंड मेड यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और उन्होंने क्या यूज किया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग, और खेती में पेस्टिसाइड्स को भी यूज किया, कीटनाशक दवाओं को भी यूज किया. सम ऑफ देम बॉट farm machinery like tractors and threshers
और बहुत से किसान ऐसे हैं जिन लोगों ने क्या क्या खरीद लिया, उन लोगों ने ट्रैक्टर्स एंड थ्रेसर खरीद लिया। ओके, मशीनरी खरीद ली, मीन्स अब बैलों से खेती न करके उन लोगों ने कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश की। ओके, वाइल मेड which made plowing and हार्वेस्टिंग फास्टर, जिससे मीन्स बहुत तेजी से खेतों की जुताई, मीन्स कम समय में ज़्यादा एरिया की जुताई, और हार्वेस्टिंग मीन्स फसलों को बहुत तेजी से कटाई, दोनों हो जाती थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे लग रहा है कि वीडियो अब थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसी टॉपिक के बाद अब इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं पर फिनिश करते हैं, अगले टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, दे वर रिवार्डेड विथ हाई एंड्स ऑफ वेट, और ट्रैक्टर एंड थ्रेसर की वजह से अब उनको उनका काम थोड़ा सा ज़्यादा आसान होने की वजह से उनको क्या मिलने लगा, हाई एल्डिंग, हाई एंड्स ऑफ वेट मीन्स अधिक प्रोडक्शन मिलने लगा, किसका, वेट का। इन पालमपुर द yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg पर हेक्टेयर। जैसा कि जब पालमपुर विलेज में ट्रेडिशनल वे से खेती की जाती थी, ट्रेडिशनल ओके, तो उस समय जो पर हेक्टेयर टोटल कितना केजी का प्रोडक्शन होता था, 1300 kg का प्रोडक्शन होता था। विद द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आया आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन, द yield went up to 32 मीन्स 3200 kg पर हेक्टेयर। अब मीन्स समझिए कि 1300 पर kg पर हेक्टेयर से बढ़ करके हम कहाँ पहुँच गए, 3200 kg पर हेक्टेयर पर हम पहुँच गए, मीन्स बहुत ज़्यादा, मीन्स नियर अबाउट 2.5 टाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज कर गया, 2 गुने से ज़्यादा। ओके, देयर was a large increase in the production of wheat, और प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मीन्स wheat के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। वे फार्मर्स नाउ हैड ग्रेट अमाउंट ऑफ सरप्लस wheat टू सेल इन द मार्केट। इससे क्या हो गया कि फार्मर के पास अब अधिक, जब उस समय फार्मर जब ट्रेडिशनल wheat में फार्मिंग करते थे तो वहाँ पर उनके पास सरप्लस अमाउंट हो जाता था वेट का। तो अब जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड फार्मर्स पालमपुर के अपना लिए, तो यहाँ पर उनके पास एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ वेट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको अब वो मार्केट में बेचेंगे तो उनको और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो आई होप कि आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।